Hello students, class 9. It's a video second of the chapter Russian Revolution. तो हमने पढ़ा दिया था आई थिंक ये जो नाजीवाद था किस तरह से हिटलर का उदय हुआ। वॉर हैड तो जो लड़ाई थी इसका इफेक्ट क्या पड़ा था। वॉर हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट। इस युद्ध ने पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में एक बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट डाला, साइकोलॉजिकल भी, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और फाइनेंशियली भी। आर्थिक रूप से फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर। जो यूरोप था टर्न इनटू एक कर्जदार के रूप में बदल गया। अनफॉर्चुनेटली इन्फेंट वेमर रिपब्लिक जो था बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर, द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन फॉर वॉर। और ये रिपब्लिक था, इसने क्या किया, कैरीड किया द बर्डन जो था ऑफ वॉर ऑफ गिल्ट। इस तरीके से एक भार हो गया, उसमें बर्डन बोझ हो गया, वॉर गिल्ट, नेशनल ह्यूमिलाइजेशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रीपल्ड। और इस तरह से उसे बहुत बिग फोर्स मजबूर होना पड़ा कंपनसेशन देने के लिए। दोज वो लोग जो सपोर्टर थे वेमर रिपब्लिक के, मेनली सोशलिस्ट जो कि कैथोलिक थे एंड डेमोक्रेट्स थे, बिकेम इजी टारगेट, उनको एक इजी टारगेट बनाया गया इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल में। दे वेर मॉकली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल, उन्हें कहा जाता था। द माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट, और इस तरह से जो माइंडसेट था इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ऑफ अर्ली 1930 में, एज वेल वी विल सून सी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा यूरोपियन समाज में एंड द पॉलिटी में। सोल्जर्स केम टू प्लेस अबव सिविलियन, उनका जो स्थान था सिविलियन से ऊपर था। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन, जो पॉलिटिशियंस थे और जो पब्लिसिस्ट थे, लेड ग्रेट स्ट्रेस पड़ा उनका ऑन द नीड फॉर मैन, जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी उस पर, टू एग्रेसिव स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, द ट्रुथ हाउएवर वाज द सोल्जर, जो इसमें सच था वो सोल्जर्स लाइफ मिजरेबल, उनकी जो ये सच यही था कि जो सोल्जर्स थे लिव्ड, कैसी जीवन उनका बहुत ही दयनीय जो दशा थी, इन ट्रेंचेस ट्रैप्ड विद द रैट फीडिंग ऑन कॉर्प्स। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, उन्होंने कई सारी पॉइजनस गैस वो की, एंड एनिमी सेलिंग्स एंड विटनेस देट रैंक रिड्यूस रैपिडली। एग्रेसिव वॉर जो था, प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर जो था, ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship and that had recently come into wings. Democracy was indeed a young and fragile idea. डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं वास्तव में यंग और फ्रेजाइल जो आइडियाज थे, विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवॉर यूरोप। इस तरह से इंटर वॉर में इनस्टेबिलिटी थी, फ्रेजाइल आइडिया भी था, लेकिन वास्तव में कि एक जल्दी से जो नष्ट होने वाला है, जो कि यूरोप में एक लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी को सरवाइव नहीं कर सकता है। पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकल थे, रेडिकलिज्म थे, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वहाँ पे, जैसे ही वेमर रिपब्लिक का उदय हुआ, कोइंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिकस लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक। जो रिवॉल्यूशन थे इन रशिया में, सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर इस्टेब्लिश, मैनी सिटीज जो थी वहाँ पर पॉलिटिकल, अगर हम बात करें इस तरह से, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में, वह चार्ज विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग कर रहे थे। राजनीतिक जिस तरह से माहौल था वहाँ पर, दोज अपोज टू दिस, उन लोगों ने जिसका अपोज किया, सच जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे, वो वेपर में मिले, एंड टू गिव शेप
एक आकार दिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। किस तरह से? वेमर रिपब्लिक जो था क्रस्ट किया उसने एंड अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। द एंग्यूज्ड स्पार्टिक्स लेटर फाउंडेड, ये पाया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑफ द जर्मनी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफॉर बिकम irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. वो जो रिवॉल्यूशनरीज थे और मिलिटेंट्स थे नेशनलिस्ट क्रैप फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस के लिए क्रैप करने लगे। पॉलिटिशियन, अगर हम रेडिकलाइजेशंस की बात करें, वो ओनली हाइटन्स बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस के द्वारा 1920 में हाईलाइट किया गया। हाइटन बाय इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी, आर्थिक संकट जो था 1923 में, जर्मनी एज फॉर द वॉर, जर्मनी ने क्या किया, ये युद्ध लड़ा लार्जली ऑन लोन लेकर, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, एंड हैड टू द वे रिप्रेशन इन गोल्ड, और इस तरह से उसके जो उसने भरपाई करी गोल्ड के रूप में करी, हैड टू रिपे द डिफ्लेटेड गोल्ड, और उसका जो स्वर्ण का भंडार था वो क्या हुआ, डिफ्लेटेड हो गया, कम हो गया। एट द टाइम रिसोर्सेज वेर स्केयर, जो संसाधन थे उसके देश में उसकी कमी हो गई। इन 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे, जर्मनी ने क्या किया, अंततः रिफ्यूज कर दिया पे करने से। एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रांस ने क्या कर दिया, इसके जो इंडस्ट्रियल एरिया था किसका, जर्मनी का, उसको और कब्जा कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। रूर, जहाँ पर कोयला बहुत होता था, रूर में, जर्मनी के रूर क्षेत्र में कब्जा कर लिया। टू क्लेम देयर कोल, इन जो कोयला था उस पर दावा करा। जर्मनी रिटेलेटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस दिखाया, विद्रोह किया, एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और रेकलेसली, बिल्कुल बेहिसाब उन्होंने पेपर करेंसी पब्लिश की विथ टू मच प्रिंटेड मनी, और इस तरह से वहाँ पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी हो गई। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्केट, और जो वैल्यू थी जर्मन मार्केट की वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वहाँ पैसे छपने लगे तो वैल्यू जर्मन मार्केट की नीचे गिर गई। इन अप्रैल में जो यूएस डॉलर था वो इक्वल टू 24,000 के था, एंड मार्क्स इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, इन अगस्त 4,06,000। इस तरीके से दो वैल्यू ऑफ मार्क्स कोलैप्स हो गई, और प्राइस जो गुड्स के थे वो क्या हो गई, ऊपर बढ़ गई, वस्तुओं के जो कीमतें थी वो ऊपर बढ़ गई। इमेज ऑफ जर्मन, जो जर्मनी की एक इमेज थी, छवि थी, जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड ऑफ करेंसी नोट टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड, जर्मनी कैरिंग, इस तरह से जो जर्मनी की करेंसी हम कह सकते हैं, नोट्स टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड और वाइजली पब्लिकली इन्वोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, वर्ल्ड लेवल की वो एक जो मुश्किल से भी एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीद पा रहा था और इस तरह से वर्ल्ड वाइड सिंपैथी गेन की गई। एंड क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, मंदी जिसे हम कह सकते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ पे हो गया। सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज, और उस समय जब वस्तुओं तेजी उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई। इवेंचुअली अमेरिकन जो थे इन्वेंटेड एंड बेल्ड जर्मनी, उन्होंने क्या किया, जर्मनी को बेल किया आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डविस प्लान्स विच रिवोक्ड द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें कि किस तरह से जर्मनी में जो डिप्रेशन आया, ईयर्स बिटवीन 1924 से 1928 में सॉ सम स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी का दौर देखना पड़ा। ये दिस वाज बिल्ट ऑन सेंट, हालांकि ये सेंट पे बनाया गया, स्टेबिलिटी थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट, जो जर्मनी ने विनियोग किया था इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए, औद्योगिक पूरा स्थापना के लिए, वह टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, वो पूरा शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड थे, लार्जली फ्रॉम यूएस, क्योंकि यूएस से बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने शॉर्ट टर्म्स लोन्स वो किया था।
दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन, लेकिन ये सपोर्ट भी जो था वो वापस ले लिया गया। कब? जब जो वॉल स्ट्रीट जो था अमेरिका का एक शेयर मार्केट जो था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन, जो धराशायी हो गया। अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो 1929 में क्रैश हो गया था। उस टाइम अमेरिका ने क्या हुआ, जर्मनी से जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था वो वापस लेने लगा वो, फियरिंग ए फॉल इन प्राइस। और इस तरह से वहाँ डर होने लगी कि कहीं जो प्राइस थे वस्तुओं की वो फॉल ना हो जाए। पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर, और इसी डर से लोग क्या करने लगे, अपने शेयरों को बेचने लग गए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर, एक दिन में ही 13 मिलियन शेयरों को बेचा गया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये एक आर्थिक मंदी की शुरुआत थी। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और आने वाले जो 3 सालों में बिटवीन 1929 से 32 में द नेशनल इनकम जो थी यूएसए की वो क्या थी, आधी रह गई। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। फैक्ट्रियां वहाँ सारी बंद हो गई, एक्सपोर्ट गिर गया, फार्मर वेर बैडली हिट, और किसान थे उनको गहरी मार पड़ी। एंड स्पेकुलर विड्रू देयर मनी फ्रॉम, और स्पेकुलर जो थे, बाजार को जो दर्शक देखते हैं, बाजार पे पैसा लगाते हैं, उन लोगों ने बाजार से अपना पैसा खींच लिया। इफेक्ट ऑफ द रिसेशन, और जो इस मंदी का इफेक्ट पड़ा यूएस इकोनॉमी में, वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, चारों ओर देखा गया। जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस तरह से जो जर्मन की इकोनॉमी थी वाज वर्स हिट, इस पर हम देख सकते हैं बहुत ही गहरी मार पड़ी, आर्थिक संकट का जो सामना करना पड़ा। जर्मन की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। एंड बाई 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, 1932 तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम घट गया टू 40% ऑफ 1929 लेवल में। वर्कर्स ने क्या किया, लॉस देयर जॉब, अपनी जॉबें खो दी। एंड जॉब्स वेर पेड रिड्यूस वेजेस, और या तो उनको कम मजदूरी पर काम करना पड़ा और कुछ लोगों ने अपनी जॉब खो दी। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड, कई सारे जो अनएम्प्लॉयड जो थे, बेरोजगार, टच द अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन तक पहुंच गया। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद ए प्ले कार्ड्स, जर्मन की सड़कों पर हम लोगों को ताश खेलते हुए देख सकते थे। अराउंड देयर नेक सेइंग एंड देयर नेक्स्ट सिंग, और ये कहते हुए कि विलिंग टू डू एनी वर्क, वो कुछ भी काम करने को तैयार है। अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवा था वो कार्ड्स खेलता था ऑन सप्लाई सेट एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स पे बैठा हुआ, और डिस्परेटली क्वी अप द लोकल एम्प्लॉयमेंट, या तो जो लोकल एक्सचेंज थे वहाँ पर क्यू लाइन लगाकर खड़ा हुआ। एज जॉब डिसअपियर, जैसे कि जो जॉब थी वो डिसअपियर्ड होने लगी। यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटी, जो यूथ थे वो आपराधिक कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम द कॉमन प्लेस, और हर जगह पर एक निराशा देखी जा सकती थी, एक मायूसी देखी जा सकती थी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी, आर्थिक संकट से क्या हुआ, हर जगह पर एक बहुत ही गहरी एंजाइटी और फियर लोगों में आ गया। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरी एम्प्लॉयज एंड पेंशनर सॉ दियर, अब इसमें फ़ायदा किसको हुआ है इस टाइम पर, जो मिडिल क्लास थे, मध्यम वर्गीय वर्ग, स्पेशली मध्यम वर्गीय में वो लोग जिनको सैलरी मिलती थी और यहाँ जिनको पेंशन मिलती थी, सॉ देयर सेविंग, उन्होंने क्या देखा, अपनी जो सेविंग थी वो डिमिनाइज की। व्हेन द करेंसी लॉस, कब की, कब कम होने लगी, जब करेंसी ने अपनी वैल्यू को खो दिया। स्मॉल बिजनेसमैन जो थे और सेल्फ एम्प्लॉयड जो थे रिलेट they suffered as their बिजनेसमैन, और टेटली अगर हम देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी जो छोटे छोटे व्यवसायी थे जो स्वरोजगार करते थे, रिटेलर जो थे, जो रिटेलर होते हैं दुकानों से सामान इधर उधर डालते हैं, लाते हैं कम दरों पर और उन्हें हर जगह पर बेचते हैं, दैट कॉल्ड रिटेलर। बिजनेस गॉट ruined, और सभी जो बिजनेस थे स्वरोजगार वाले थे वो सभी धराशायी हो गए। दीज सेक्शंस की अगर हम बात करें, सोसाइटी वेर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटरिनाइजेशन, इसका अर्थ होता है टू बिकम इम्पोर्बिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास का लेवल है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी एक संघर्ष करना। एंजाइटी थी हर जगह पर, एम बिंग रिड्यूस द रैंक ऑफ वर्किंग क्लास,
तेजी से वर्किंग क्लास जो था वो रिड्यूस हुआ, वर्स स्टिल द एम्प्लॉय, और वर्स खराब ही बढ़ा था अब तक कि वो दोबारा उनको रोजगार नहीं मिल गया। ओनली ऑर्गेनाइज जो थे वर्कर्स कुड मैनेज, वो ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र के जो एम्प्लॉय जो हम कह सकते हैं संगठित क्षेत्र के जो वर्कर थे, कुड मैनेज टू कीप दियर हेड अबव वाटर, उनको अपनी स्थिति पानी से ऊपर थी, मतलब उनका सर पानी से ऊपर था, यानी कि वो डूबने की स्थिति नहीं थी उनकी। बट द एम्प्लॉयमेंट वीकन, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था रोजगार का वीकन दियर बार्गेनिंग पावर, उससे जो बार्गेनिंग है मापतोल करने की जो शक्ति है वो क्या हो गई, कम हो गई। बिग बिजनेस वाज क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो संकट में आ गए। लार्ज मास ऑफ पीजेंसी वाज अफेक्टेड बाय ए शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस, लार्ज मास ऑफ, और जो बड़ी संख्या में पीजेंसी थी, किसान वर्ग थे, वो इस शार्प फॉल यानी तेजी से जो फॉल यानी कि एक फॉल हुआ था, गिर गया था। एग्रीकल्चर प्राइस जो तेजी से जो कृषि के दाम थे वो गिर गए थे, इससे क्या हुआ, किसानों पर गहरी मार पड़ी। और वुमेन्स जो महिलाएं थी अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टोमक, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाई, वेर फील्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, और उनमें एक गहरी निराशा के भाव भर गए, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी वो महिलाएं। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, टू द वेमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, जो वेमर रिपब्लिक था वो फ्रेजाइल था। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन एज सम inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representations. This made achieving a majority by one party near impossible task, leading to the rule of coalitions. पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो जो वेमर रिपब्लिक था वो काफ़ी फ्रेजाइल था। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट जो थे उसमें विच मेक अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप के लिए। और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें में अचीविंग मेजोरिटी अचीविंग की बाय वन पार्टी के द्वारा इम्पॉसिबल टास्क था, एक पार्टी अगर मेजोरिटी हासिल करती, लीडिंग अ रूल बाय कोलिजन, और वहाँ पर जरूरी था कि कोलिजन का रूल होता गठबंधन वाला। एंड अनदर डिफेक्ट जो था इसमें आर्टिकल 48 जो कहता था वहाँ का, विच गेव द प्रेसिडेंट पावर, जिसने क्या किया है, प्रेसिडेंट को पावर दे दी टू इम्पोज एमरजेंसी, ताकि वो देश में एमरजेंसी लगा सके, सस्पेंड सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सके, एंड रूल्स बाय डिग्री। विद इन जी सॉ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट उन्होंने देखी, एंड लेसनिंग और एवरेज टू 39 डेज, लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, पीपल लॉस कॉन्फिडेंस, लोगों ने कॉन्फिडेंस खो दिया इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, जिसका कोई भी हल नहीं दिखाई देता था।